कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत माहौल से। हमारा मेन कैरेक्टर, ये चश्मे वाला लड़का, क्लास में बैठा बस खामोशी से खिड़की के बाहर आसमान को घूर रहा है। उसके लिए ये बस टाइम पास नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। वो मन ही मन सोचता है कि ये दुनिया और उसकी रियलिटी कितनी बोरिंग और डल है। जब वो बाहर देखता है तो उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए इन सब परेशानियों से दूर एक अलग दुनिया में भाग जाता है। उसे ये अकेलापन और शांति पसंद है, ताकि वो इस बोरिंग रूटीन से थोड़ा ब्रेक ले सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कहता है, लेकिन हाल ही में। यहाँ से सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि उसकी ये शांति अब खतरे में है। उसकी लाइफ में अचानक बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। कुछ चीजें छूट रही हैं और कुछ नई जुड़ रही हैं। और इन सब बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है उसके ठीक बगल वाली सीट। वहां एक क्वाइट ग्यारू बैठी है। लड़के के चेहरे को देखो, वो नर्वस है। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा है। वो दबे दबे नजरों से उस लड़की की तरफ देख रहा है, जो शायद दिखने में शांत है, लेकिन उसकी हरकतें वैसी नहीं हैं। टेबल पर रखे वो पैर और फ्लैशी स्टाइल बता रहे हैं कि ये लड़की होचिया उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। जहां हमारा हीरो शांति ढूंढ रहा था, वहां अब उसे मिलने वाली है एक ऐसी लड़की जो शायद उसे चैन से रहने नहीं देगी। सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर। नोरी तो अपने वही पुराने सवालों में उलझा हुआ है। वो होचिया को मस्कारा लगाते हुए देखता है और हैरान होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा है, आखिर इन ग्यारूस को इतना ज्यादा बन ठन कर रहने की क्या जरूरत है। जब पूरी क्लास इन्हें तैयार होते हुए देख ही लेती है, तो फिर मिस्ट्री कहाँ बची। तभी स्लैम! होचिया बड़े एटीट्यूड के साथ अपना बैग पटकती है और नोरितो के बगल वाली सीट पर आकर बैठती है। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन है। नोरितो एकदम शरीफ, चश्मे वाला लड़का है जो बिना वजह किसी से उलझना नहीं चाहता। और होचिया, वो तो बस होचिया है। वो उसे घूरती है और नोरितो सिचुएशन को ऑकवर्ड होने से बचाने के लिए दबे दबे लफ्जों में कहता है, गो अहेड, यानी वो उसे जगह दे रहा है। लेकिन हर सुबह कुछ ऐसा होता है जो नोरितो के शरीफ दिल के लिए बहुत भारी पड़ता है। होचिया अपने सराउंडिंग्स को लेकर इतनी बेपरवाह है कि वो ये भी ध्यान नहीं देती कि उसकी स्कर्ट एडजस्ट है या नहीं। नोरितो एक जेंटलमैन की तरह अपनी आंखें बंद कर लेता है या दूसरी तरफ देखने लगता है। बेचारा मन ही मन सोचता है, हर सुबह होचिया का यही हाल है। इसके बाद सीन थोड़ा फनी हो जाता है। होचिया वापस अपने मेकअप किट के साथ बिजी हो जाती है। वो नोरितो के डेस्क के बिल्कुल करीब आ जाती है। नोरितो पहले सोचता है कि शायद वो फ्रेंडली हो रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। होचिया असल में नोरितो की परछाई यानी शैडो का फायदा उठा रही है। सूरज की रोशनी सीधी आ रही थी, इसलिए वो नोरितो की बॉडी को एक कर्टन की तरह यूज कर रही है, ताकि वो आराम से अपना मस्कारा लगा सके। नोरितो को रियलाइजेशन होता है, ये तो मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। मैं तो बस इसके लिए धूप रोकने का एक जरिया हूं। उसकी प्यारी खिड़की, जहां से वो बाहर देखकर सुकून पाता था, अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। होचिया ने उसके एस्केप रूट पर कब्जा कर लिया है और ऊपर से वो अपने मेकअप की लेयर्स चढ़ाए जा रही है। अभी ये मेकअप ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि होमरूम शुरू हो जाता है। टीचर आते हैं और अनाउंसमेंट शुरू करते हैं, आज फिजिकल एग्जाम्स होने वाले हैं। तभी नोरितो को एक बड़ी मजेदार खुशबू आती है। वो पलटकर देखता है तो दंग रह जाता है। होचिया क्लास के बीच में टीचर के सामने बैठकर अपना लंच बॉक्स खोल चुकी है। और लंच बॉक्स भी कोई नॉर्मल सैलेड या सैंडविच वाला नहीं है। नोरितो मन में चिल्लाता है, ये क्या है? पूरा डब्बा मीट से भरा है। ये लंच है या क्रिसमस डिनर? उस लंच बॉक्स में सिर्फ बड़े बड़े चिकन लेग्स भरे हैं और सब ब्राउन कलर के हैं। होचिया बड़ी चालाकी से अपनी टेक्स्ट बुक खड़ी कर लेती है, एक कैसल वॉल बनाती है ताकि टीचर को दिखाई ना दे। लेकिन चिकन की हड्डी उसके मुंह से बाहर लटक रही है, गाल फूले हुए हैं और टीचर की नज़र सीधी उस पर पड़ती है। होचिया, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? एक तरफ नोरितो जो सांस लेने से भी डरता है ताकि रूल ब्रेक ना हो, और दूसरी तरफ होचिया जो क्लास के बीच में चिकन पार्टी कर रही है। इन दोनों की केमिस्ट्री और ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला सीन आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टीचर ने होचिया को पकड़ तो लिया, पर होचिया डरने के बजाय सीधा टीचर को आंखें दिखा रही है। मुंह में अभी भी चिकन की हड्डी लटक रही है, गाल फूले हुए हैं, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक है जैसे कह रही हो, तो क्या कर लोगे? पूरी क्लास सन्नाटे में है। नोरितो बेचारा पसीने में भीग रहा है। सोचता है, अगर इसने पहले ही दिन टीचर से पंगा ले लिया तो अगले 2 साल ये स्कूल में सर्वाइव कैसे करेगी? टीचर भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो सीधा ऑर्डर देते हैं, बाद में ऑफिस में मिलना। लेकिन होचिया अब भी नहीं झुकती। वो बराबर की डेथ ग्लेयर वापस देती है। नोरितो मन ही मन सोचता है, इस लड़की में रिस्ट्रेंट या सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। लंच ब्रेक होता है
और अब तक पूरी क्लास होचिया से डर चुकी है। लोग फुसफुसाते हैं, वो क्यूट है पर थोड़ी डरावनी है, उसे अपने ग्रुप में इनवाइट नहीं करते। होचिया अब अकेली बैठी है। नोरितो, जो शांति से अपने ओनिगिरी यानी राइस बॉल्स खाने की कोशिश कर रहा है, सोचता है चलो मुझे क्या लेना देना। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे बहुत गहराई से घूर रहा है। होचिया की नजरें सीधा नोरितो के ओनिगिरी पर गड़ी हुई हैं। नोरितो हैरान है, क्या ये सच में मेरे खाने को घूर रही है, जबकि इसने अभी क्लास के बीच में पूरा क्रिसमस डिनर खत्म किया है। उसकी भूख और बेशर्मी देखकर नोरितो को हंसी आ जाती है। वो अपना एक ओनिगिरी बढ़ाता है और पूछता है, चाहिए? होचिया बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेती है। नोरितो सोचता है, कितनी शेमलेस है, पर चलो कोई बात नहीं, ये फनी तो है। होचिया बड़े मजे से ओनिगिरी खाती है। उसे खाते हुए देखकर नोरितो के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। ये लड़की सच में बस प्रेजेंट मोमेंट में जीती है, न कल की फिक्र, न लोग क्या सोचेंगे उसका डर। शायद मैं इससे थोड़ा जलता हूं। लेकिन अगले ही पल होचिया अपने हाथ गंदे करके वहीं अपनी स्कर्ट पर पहुंच लेती है और फिर से नोरितो की तरफ देखने लगती है। उसकी नजरें अब नोरितो के दूसरे ओनिगिरी पर हैं। नोरितो का दिमाग हिल जाता है। सीरियसली, वो मेरा आखिरी ओनिगिरी भी मांग रही है? आखिर ये लड़की कितना खाती है? नोरितो हार मान लेता है और दूसरा ओनिगिरी भी उसकी तरफ फेंक देता है। ले लो भाई, मैं शेयर कर लूंगा। होचियो उसे पकड़ती है और गैस्प! जैसे ही वो उसे खाती है, उसका मुंह बन जाता है, एकदम खट्टा, सावर। शायद वो उमेबोशी वाला था। नोरितो रियलाइज करता है, ये लड़की अगले एक सेकंड का भी नहीं सोचती, बस जो सामने आया कर लिया। आखिर में नोरितो वापस अपनी सीट पर झुक जाता है, एक गहरी सांस लेता है। उसका डल रियलिटी वाला फिलॉसफी हिल गया है। वो सोचता है, मैं हमेशा रियलिटी को बोरिंग मानता था, पर इस क्रीचर को देखकर लगता है कि शायद मैं ही वो हूं जो बेकार में ओवरथिंक करता हूं। और फिर पेट की भूख उसे याद दिलाती है, मुझे अपना ओनिगिरी खुद ही खा लेना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है आफ्टरनून में। टीचर क्लास में फिजिकल एग्जाम्स के रिजल्ट्स बांट रहे हैं। अचानक होचिया अपनी सीट से उठती है और बिना कुछ बोले क्लास से बाहर भाग जाती है। टीचर चिल्ला रहे हैं, होचिया कहाँ जा रही हो? लेकिन वो रुकती नहीं। नोरितो, जो अब तक उसे बस ऑब्जर्व कर रहा था, उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है, इतनी इम्पल्सिव लड़की के लिए भी ये थोड़ा अजीब है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अपनी उसी क्यूरियोसिटी और शायद थोड़ी फिक्र की वजह से वो टीचर को बहाना बनाकर उसके पीछे जाता है। उसे लगता है कि शायद टीचर की डांट या किसी और वजह से वो रो रही होगी। वो सीधा छत यानी रूफ की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वो जो देखता है, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। होचिया वहां अकेली खड़ी है, स्निफल कर रही है, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो अपने शर्ट को ऊपर उठाकर अपने पेट को पकड़ रही थी। हमें लगता था ये लड़की परफेक्ट ग्यारू है, लेकिन यहां सच्चाई कुछ और है। उसका पेट थोड़ा सा चबी और सॉफ्ट है, और वो दुखी होकर नहीं बल्कि बोर होकर अपने पेट की चर्बी यानी फ्लैब के साथ खेल रही है। वो अपने पेट को दबा रही है, स्क्विश कर रही है और स्मैक कर रही है। नोरितो चुपके से ये सब देख रहा है और मन ही मन सोचता है, ये तो बस अपने पेट के साथ खेल रही है। तभी होचिया का मूड बदलता है। पहले वो उदास दिख रही थी, फिर अचानक नॉर्मल हो गई। लेकिन जैसे ही वो पलटती है, स्विश! उसकी नजरें सीधा नोरितो से मिलती हैं। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सन्नाटा छा जाता है। नोरितो के दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, आह शिट, पकड़ा गया। नोरितो घबराकर सफाई देने की कोशिश करता है, रिलैक्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारा पेट नहीं देख रहा था। लेकिन होचिया का गुस्सा और शर्म दोनों मिक्सचर बनकर बाहर आते हैं। वो गुस्से से उसे घूरती है, ग्लेयर। वो नोरितो के बिल्कुल करीब आती है। कैमरा एंगल टॉप डाउन हो जाता है। फोकस सिर्फ उसके शर्माए हुए चेहरे पर है। वो दबे हुए लेकिन स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, ये बात राज रहेगी। मतलब साफ है, उसकी कूल इमेज के पीछे ये चबी टमी वाला राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो वहां से भाग जाती है और नोरितो वहीं हैरान खड़ा रह जाता है। लेकिन इस बार नोरितो के चेहरे पर एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है। वो सोचता है, तो आखिरकार तुम्हें भी किसी चीज की परवाह है? हाँ, अब तक उसे लगता था कि होचिया को दुनिया की कोई फिक्र नहीं, पर आज उसे पता चला कि वो भी नॉर्मल लड़कियों की तरह अपनी अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर होती है। सीन वापस क्लास में शिफ्ट होता है। टीचर वापस आ गए हैं। नोरितो वापस अपनी सीट पर बैठा है, खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। वही पुराना डायलॉग वापस आता है, मुझे खिड़की से बाहर घूरना पसंद है ताकि मैं इस डल रियलिटी से भाग सकूं। लेकिन जब वो बगल में बैठी होचिया को देखता है, जो अब शर्म के मारे सिमट कर बैठी है,
तो उसका थॉट बदल जाता है। वो होचिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। अब उसकी रियलिटी उतनी डल नहीं रही। स्कूल में अगला दिन है और नोरितो सोच रहा था कि कल जो छत रूफ पर हुआ, वो सीक्रेट टमी वाला इंसिडेंट, उसके बाद शायद उनके बीच कुछ तो बात होगी। पर रियलिटी कंप्लीट साइलेंस। होचिया उसके बगल से ऐसे गुजर जाती है जैसे वो वहां है ही नहीं, ब्लैंक। नोरितो का दिमाग हिल जाता है। क्या इस लड़की को याद भी नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, या फिर वो इतनी एक्सपर्ट है इग्नोर करने में? उसकी आंखों के सामने बस वही कल वाला नज़ारा घूम रहा है, होचिया और उसका सॉफ्ट टमी। बेचारा क्लास में पढ़ने की कोशिश करता है, पर टीचर भी नोटिस कर लेते हैं कि लड़का आज मेंटली प्रेजेंट नहीं है। आई कांट फोकस टुडे। स्कूल खत्म होता है और नोरितो सोचता है, घर जाने से पहले कहीं शांति से बैठकर पढ़ लेता हूँ। आज क्लास में तो कुछ हुआ नहीं। वो एक रेस्टोरेंट में घुसता है, शांति की तलाश में। लेकिन किस्मत देखो, वहां पहले से कौन बैठा है? होचिया। और वो क्या कर रही है? स्कूल खत्म होते ही फ्राइड श्रिम्प खा रही है। नोरितो मन ही मन सोचता है, ये लड़की अभी स्कूल से निकली है और सीधा डीप फ्राइड खाना। इसका पेट है या ब्लैक होल? तभी वहां एक वेट्रेस आती है। क्योंकि दोनों ने सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, वेट्रेस इनोसेंट होकर पूछ लेती है, क्या तुम दोनों साथ में हो? नोरितो के लिए ये सवाल किसी मुसीबत से कम नहीं है। वो हड़बड़ा जाता है। वो मना करने की पूरी कोशिश करता है, कहना चाहता है कि नहीं, मैं इस श्रिम्प लवर को नहीं जानता। लेकिन होचिया को देखो, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। उसके मुंह में आधा श्रिम्प जा चुका है, गाल फूले हुए हैं। नोरितो रियलाइज करता है कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है। वेट्रेस ने उन्हें कपल या फ्रेंड समझकर एक ही टेबल पर बिठा दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है टेबल पर। माहौल एकदम ऑकवर्ड है, सन्नाटा। होचिया अपना श्रिम्प खत्म कर चुकी है और शांति से बैठी है। नोरितो अपने मेन्यू के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही, बस आंखों ही आंखों में सब क्या हाल है वाला ऑकवर्ड जेस्चर होता है। होचिया का एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे वो कह रही हो, वेल ये थोड़ा ऑकवर्ड है। तभी वेट्रेस वापस आती है। सॉरी फॉर द वेट, हियर्स योर कॉफी जेली। नोरितो के सामने उसकी जेली आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपना प्लान बनाता है। मैं बस इसे इग्नोर करूंगा, 1 घंटा पढ़ाई करूंगा और फिर घर निकल जाऊंगा। उसने सोचा था कि वो चुपचाप खाकर निकल जाएगा, लेकिन तभी गल्प, एक ऐसी आवाज जो इग्नोर करना नामुमकिन है। नोरितो कोशिश करता है, मैं नहीं सुनूंगा, मैं बस पढ़ाई करूंगा, लेकिन होचिया रुकने का नाम नहीं लेती। वो सूखी हुई जमीन की तरह नोरितो की कॉफी जली को घूर रही है और अपना थूक निगल रही है। आवाज इतनी तेज है कि आसपास के लोग भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। नोरितो को लगता है कि पूरा कैफे उन्हें ही देख रहा है। डैम इट, लोग सोच रहे होंगे हम स्कूल यूनिफॉर्म में बियर पी रहे हैं। उसकी शांति अब शर्मिंदगी में बदल चुकी है। हार मानकर नोरितो स्पून उठाता है और एक बड़ा फैसला लेता है। वो होचिया की तरफ झुकता है और ऑर्डर देता है, मुंह खोलो। होचिया थोड़ा हैरान होती है, पर झट से मुंह खोल देती है। स्लर्प, और जैसे ही वो जेली उसके मुंह में जाती है, मैजिक। होचिया का चेहरा देखो, पूरा खिल उठता है। सो गुड। उसकी खुशी देखकर नोरितो भी थोड़ा शांत हो जाता है। चलो, कम से कम वो शोर तो बंद हुआ। नोरितो खड़ा होता है जाने के लिए। तुम्हें पसंद है तो बाकी भी तुम ही खत्म कर लो, मैं वैसे भी घर जा रहा हूं। उसे लगता है कि आज का ड्रामा खत्म हो गया। वो अपना बैग उठाता है और मुड़ता है, लेकिन टग, उसकी जैकेट पीछे खिंचती है। नोरितो पलट कर देखता है, होचिया ने उसका कोट पकड़ रखा है। क्या उसे और जेली चाहिए या वो कुछ कहना चाहती है? होचिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती है। चेहरे पर हल्का सा ब्लश है और वो कहती है, खाने के लिए थैंक्स योनिजावा। ये सुनते ही नोरितो के दिमाग में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ थैंक्स नहीं, उसने योनिजावा कहा। अब तक नोरितो को लगता था कि वो इस क्लास का और इस लड़की की दुनिया का सबसे इनविजिबल हिस्सा है। उसे लगता था होचिया को पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसने उसका नाम याद रखा था। नोरितो के एक्सप्रेशन में हैरानी साफ दिख रही है। तो इसे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ? एक छोटी सी कॉफी जेली और एक इनोसेंट सी थैंक्स ने नोरितो की बोरिंग डल दुनिया में पहली बार रंग भर दिए हैं। योनजावा ने उसे चुपचाप देखा, अपने मन में सोचते हुए कि क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छी है। आखिरकार हाचिया ने पूरी ताकत से बॉल फेंकी। हालांकि एक छोटी सी पॉज के बाद टीचर ने न्यूट्रली बताया कि डिस्टेंस 0 था। वो रिजल्ट देखकर योनजावा ने सोचा कि हाचिया बिल्कुल बेकार है। अपनी तरफ से हाचिया ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना हाथ अपने सर पर रखा। तभी एक और क्लासमेट ने अनाउंस किया कि अगला टेस्ट ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। फिर योनजावा ने सोचा कि हाचिया की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखते हुए उसकी ताकत काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन जब उसने उसे इंटेंस कोशिश के साथ डिवाइस को दबाते हुए देखा तो गेज ने मुश्किल से 12 केजी दिखाया।
उस पर योनजावा ने मान लिया कि वो सच में कमज़ोर है। उसने अपना चश्मा ठीक किया, थोड़ा पसीना बहाते हुए, और अंदाज़ा लगाया कि अगला टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी असेसमेंट होगा। जब हाचिया ने स्ट्रेच करने की कोशिश की तो वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक ही पहुंच पाई, जिससे योनजावा को लगा कि वो सरप्राइजिंगली स्टिफ यानी अकड़ी हुई है। वो उसे चुपचाप देखता रहा, सोचते हुए कि क्या असलियत में वो स्पोर्ट्स में जेन्युइनली बुरी है। थोड़ी देर बाद टीचर ने शटल रन शुरू करने का अनाउंस किया। इस बीच योनजावा उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, ये सोचते हुए कि कम से कम रनिंग पोर्शन में वो शायद बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी। जब सिग्नल बजा, हाचिया ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ शुरू किया, लेकिन जैसे वो दौड़ी उसका पेट साफ दिख रहा था, कुछ ऐसा जो छुपाना नामुमकिन था। योनजावा उसे सीरियस होकर देख रहा था, अपनी नज़रें सामने रखे हुए। अचानक हाचिया ट्रैक पर बुरी तरह लड़खड़ाई और गिर गई, जैसे कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। तभी एक बॉल उड़ते हुए उसकी तरफ आई और किसी ने उसे वार्न करने के लिए चिल्लाया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, बॉल सीधा उसके चेहरे पर लगी। उसके दोस्तों में से एक चिल्लाया, जबकि योनजावा ने शर्मिंदा होकर अपना चेहरा ढक लिया। उन्होंने उसे इतना खोया होने के लिए डांटा, और एक और कमेंट मजाक में आया, ये कहते हुए कि वो हाचिया को कुछ ज़्यादा ही घूर रहा था। योनजावा ने ऑकवर्डली मना किया, सोचते हुए कि ऐसा कुछ नहीं था। बात तब बदली जब एक लड़के ने कहा कि ग्यारू की बात करें तो युजुकी उसका टाइप ज़्यादा है। योनजावा ने क्यूरियोसिटी के साथ नाम दोहराया और उन्होंने उस लड़की की तरफ इशारा किया जो हाचिया के बगल में थी। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जमीन पर लेटी हुई फिगर के आसपास जमा हो गया था, जो ड्रामेटिकली किसी स्प्लैटर की तरह फैली हुई थी। उसे देखकर योनजावा ने सोचा कि क्या वो पिघल रही है, लेकिन जब उसने उसे पहचाना तो उसे रियलाइज हुआ कि वो हाचिया थी। वो फ्लोर पर एक एग्जॉस्टेड एक्सप्रेशन के साथ लेटी हुई थी। योनजावा ने डिड्यूस किया कि शायद भूख की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। उसके आसपास कुछ स्टूडेंट्स ने फुसफुसाया कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और उसने बस लेटने का फैसला किया है, उसके बिहेवियर को एरोगेंट बताते हुए। दूसरों ने कमेंट किया कि सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। तभी एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की नेचुरली बीच में आई, ये समझाते हुए कि चिंता की कोई बात नहीं है, कि इस तरह की चीजें उसके साथ अक्सर होती हैं। फिर भी योनजावा सोचता रहा कि क्या ये सच में सही था। सीन को नोटिस करते हुए पीई टीचर ने अलार्म के साथ रिएक्ट किया, इशारा करते हुए और पूछते हुए कि क्या चल रहा है। यहाँ तक कि ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हुए कि वो बीमार है, उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि कोई उसे नर्स के ऑफिस ले जाए। तभी एक दूसरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि योनजावा को मदद करनी चाहिए। पीछे से योनजावा ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन टीचर ने पहले ही फैसला कर लिया था और उसे टास्क दे दिया, बाकी क्लास को वापस जाने को कहा। खामोशी में चेहरे से पसीना टपकते हुए योनजावा हाचिया के पास गया और अपनी चिंता जताई। उसने जमीन से कमजोरी से अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, जैसे कि मदद मांग रही हो। वो अपनी पीठ के बल लेटी की, हाथ उसकी तरफ फैले हुए। उसका एक्सप्रेशन खाली था, गाल लाल थे और आंखें ग्लासी थीं। वो मुश्किल से रिस्पॉन्ड कर रही थी। योनजावा उसे देख रहा था, नर्वस और पसीने में, ये रियलाइज करते हुए कि उसे अकेले ही उठाना पड़ेगा। हालांकि हाचिया बिना हिले डुले रही, हाथ खुले, नज़र अनफोकस्ड। जब किसी ने उसे उठने में मदद नहीं की तो वो खुद हिलने लगी, कोशिश की, हल्की आवाज़ें निकालते हुए। योनजावा आखिरकार सिचुएशन समझ गया और करीब आया। उसने उसके हाथ थामे और उसे ऊपर खींचा, काफ़ी एफर्ट लगाते हुए। फिर भी हाचिया ने मुश्किल से रिएक्ट किया। योनजावा ने उसका पूरा वजन अपने ऊपर महसूस किया और वो अंदर ही अंदर शक किए बिना नहीं रह सका कि शायद वो बस पैम्पर होना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद योनजावा खुद को एक स्टोर के अंदर काउंटर के सामने खड़ा पाया। कुछ आइटम सिलेक्ट करते वक्त उसने सोचा कि उसने लंच के लिए पहले ही कुछ खरीद लिया था, लेकिन वो ख्याल हर बार फिसल जाता जब भी वो याद करता कि क्लास में वापस आने पर क्या हुआ था। कुछ तो बदल गया था। उसकी हैरानी के लिए वहाँ यूजुअल से ज़्यादा गैल स्टाइल लड़कियाँ थीं। जैसे ही वो हाथ में बैग लेकर क्लासरूम में घुसा, वो तुरंत समझ गया कि उसकी सीट अब उसकी नहीं रही। बिल्कुल उसी पल एक ब्लॉन्ड लड़की एग्जैजरेटेड स्माइल के साथ हाचिया को मेकअप लगा रही थी, जो शांत बैठी थी, दूसरे को अपना काम करने दे रही थी। उन दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर उसकी प्रेजेंस नोटिस की। बिना कोई इमोशन दिखाए योनजावा ने अपना हाथ बढ़ाया और जो वो लाया था वो ऑफर किया, एक सिंपल सवाल के साथ। उसने हाचिया से पूछा कि क्या उसे आज के लिए वो चाहिए, और जो खाना वो लाया था उसे पकड़ा दिया। उसने बिना हिचकिचाहट के एक्सेप्ट किया और तुरंत साफ खुशी के साथ खाना शुरू कर दिया। उसका एंथुजियाज्म इतना ऑब्वियस था कि लग रहा था वो एक साथ 2 ओनिगिरी आ रही है। इस बीच युजुकी, वो ब्लॉन्ड लड़की, उन्हें सरप्राइज में देख रही थी। उसकी आंखें हाचिया पर टिकी थीं और वो सोच रही थी कि क्या उसके अलावा कोई और की को खाना खिला रहा था। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो और इंटेंस हो गया जब उसने सीधा योनजावा को घूरा। बिना बात घुमाए उसने सीधा पूछा कि वो कौन है।
योनजावा, जो क्लियरली अनकंफर्टेबल था, ने ब्रीफली जवाब दिया और बिना हिचकिचाहट के अपना इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वो सोचे बिना नहीं रह सका कि ये लड़की पहले ही बिना परमिशन के उसकी सीट पर बैठी है और अब ऊपर से बिल्कुल फेमिलियर एक्ट कर रही है। पीछे हटने के बजाय युजुकी ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ खुद को इंट्रोड्यूस किया, अपना नाम हिए युजुकी बताया और सख्ती से क्लैरिफाई किया कि वो और हाचिया किंडरगार्टन से साथ हैं। उसने उसे कहा कि ये भूले नहीं। उस पल से हवा में एक हल्की टेंशन भर गई। युजुकी उसे दुश्मनी से घूर रही थी, जबकि उसने एक रिजर्व्ड एटीट्यूड बनाए रखा, कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता था। तभी युजुकी ने उसे सीधा फेस किया। उसने कहा कि उसने उसे हाचिया को काफी कॉन्फिडेंस के साथ खिलाते हुए देखा था और पूछा कि हाचिया के साथ उसका रिश्ता एग्जैक्टली क्या है। योनजावा ने सीरियसली जवाब दिया, कहा कि कुछ खास नहीं, लेकिन युजुकी सैटिस्फाइड नहीं लग रही थी। उसने और दबाव डाला, पूछा कि क्या उसने कभी हाचिया को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स दी हैं। योनजावा ने स्ट्रेट फेस रखते हुए जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। इस पर युजुकी ने सरप्राइज के साथ रिएक्ट किया, जैसे अपना पॉइंट कंफर्म कर रही हो। उसने कहा कि फिर तो उसे क्लियरली नहीं पता कि हाचिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को इतना नापसंद करती हैं कि वो उसे रुला भी सकती हैं। योनजावा चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी युजुकी ने अपनी पूछताछ जारी रखी। वो जानना चाहती थी कि क्या उसने कभी हाचिया को स्विंग पर धक्का दिया है, ये इम्प्लाई करते हुए कि हाचिया खुद झूला नहीं झूल सकती। थोड़ा अनईजी होकर योनजावा ने माना कि नहीं, उसे मौका नहीं मिला। युजुकी मुस्कुराई, उसके जवाब से साफ खुश थी और कंटिन्यू करने ही वाली थी, लेकिन योनजावा ने उसे इंटरप्ट कर दिया। एक फर्म आवाज में उसने बस पॉइंट आउट किया कि जहां वो बैठी थी वो उसकी सीट थी। युजुकी ने सरप्राइज के साथ रिएक्ट किया, जहां बैठी थी वहीं से उसे देखते हुए। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने पूछा कि क्या वो सच में उसकी सीट थी, और फिर उसे एक नए सवाल से हिट किया, क्या वो हाचिया के करीब किसी गलत इरादे, अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आया था। योनजावा ने उसे सीरियसली देखा, बिना हिले, और सोचा कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंची। युजुकी अपनी छाती को छूते हुए एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे रिफ्लेक्ट कर रही हो। फिर धीमी आवाज में उसने एक सिंपल सा वाव मरमर किया, जैसे जो उसने अभी कहा था उस पर फिर से विचार कर रही हो। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने फुसफुसाया कि इस केस में ये अभी भी उसका प्रिविलेज है। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली, सारी टेंशन जो बन गई थी उसे रिलीज करते हुए। उस पल युजुकी हाचिया की तरफ झुकी और उसे गर्मजोशी से गले लगाया, एक जेस्चर जो सिंसियर और अफेक्शन से भरा था। हाचिया अपनी तरफ से ब्लश किए बिना नहीं रह सकी। इस बीच योनजावा सीन को खामोशी में देख रहा था, डिस्कम्फर्ट में पसीना आ रहा था, सोचते हुए कि लड़कियों के बीच में इस तरह की चीजें होने पर समझ नहीं आता कि कहाँ देखें। हाचिया युजुकी के बगल में बैठी रही, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। खामोशी में उन दोनों ने योनजावा प्रोटैगनिस्ट को देखा। चेहरे थोड़े लाल थे। बिना एक शब्द कहे हाचिया के चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन था, हालांकि हल्की टेंशन दिख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र में टेंडरनेस और इमोशनल रिस्ट्रेंट का एक सटल मिक्सचर था। उस पल योनजावा ने उसकी आंखें अपने ऊपर महसूस की और सरप्राइज होकर वो मुड़ा। हालांकि उसने जल्दी से नजरें हटा ली, परेशान होते हुए, चुपचाप खुद से पूछते हुए कि उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। भले ही वो उसे ऐसे देख रही थी, वो खुद को इंसिस्ट करती रही कि उसने कुछ नहीं किया है। तभी क्लासरूम के पीछे से युजुकी की आवाज ने अचानक एनर्जी के साथ खामोशी को तोड़ दिया। वो चिल्लाई कि अगली क्लास जिम में होगी, योनजावा और हाचिया के बीच के मोमेंट को अचानक इंटरप्ट करते हुए। एक प्लेफुल टोन और फ्लर्टेशियस पोज के साथ युजुकी ने एक स्माइल के साथ योनजावा की तरफ मुड़ी, उसे बताते हुए कि उसने उसकी सीट अच्छी और गर्म छोड़ी है। लेकिन योनजावा ने जवाब नहीं दिया। वो चुप रहा, उसके कॉमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। जैसे ही वो निकलने वाले थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। योनजावा ने हाचिया का हाथ लिया और बिना कुछ ज्यादा कहे उसे कुछ पकड़ा दिया। इस जेस्चर ने उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लिया। जब उसने अपना हाथ खोला, हाचिया ने देखा कि वो चॉकलेट का एक टुकड़ा है। इस बीच युजुकी ने उसे जल्दी करने को कहा, वार्न करते हुए कि कपड़े बदलने का टाइम हो चुका है और अगर वो ऐसे ही खोई रही तो क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। उस पल हाचिया बिना सोचे समझे रुक गई। उसने चॉकलेट अपने मुंह तक लाई और खा ली। उसका चेहरा एक सिंपल तरह की खुशी से चमकने लगा, कुछ ऐसा जो उसके यूजुअल एक्सप्रेशन से अलग था। युजुकी उसे देखते हुए स्टन्ड थी। उसने पूछा कि क्या चल रहा है, कहते हुए कि ये पहली बार है जब उसने उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा है। उसने रिमार्क किया कि भले ही ये सटल था, हाचिया के एक्सप्रेशन में कुछ तो अलग था। फाइनली उसने एक और सवाल डागा, आखिर वो क्या खा रही थी। सीन फिर बदला। बाहर से स्कूल बिल्डिंग दिखाई गई जो लंच ब्रेक के लॉन्ग अवेटेड अराइवल को मार्क कर रही थी। एक्साइटमेंट के साथ युजुकी ने हाथ उठाया और खुशी से हाचिया को पुकारा, सजेस्ट करते हुए कि वो रूफटॉप पर खाने चले। हालांकि हाचिया चुप रही। उसने अपनी नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे सीधा योनजावा को घूरा। ये देखकर युजुकी ने उसे कंफ्यूजन में देखा, सोचते हुए कि क्या हाचिया एक्चुअली योनजावा के साथ लंच करना चाहती है। चलते हुए उसने खामोशी में रिफ्लेक्ट किया,
पिछले दिन को याद करते हुए जब उसने हाचिया को गलत समझा था और इम्पल्सिवली एक्ट किया था। वो सीन अभी भी उसे गिल्टी फील करा रहा था। अब वो समझ गई थी कि उसे हाचिया की विशेस की रिस्पेक्ट करनी होगी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना होगा। अपने दिमाग में उसने सॉकर क्लब के कैप्टन को पिक्चर किया और खुद को उसके बगल में इमेजिन किया, खुद से डिटर्मिनेशन के साथ कहते हुए कि अगर वो नहीं बदली तो वो कभी अपने सेनपाई की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाएगी। रियलिटी में वापस आकर यूजुकी ने आवाज उठाई और योनजावा को एनर्जी से पुकारा, उसे रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद तीनों, हाचिया, यूजुकी और योनजावा, लंच के लिए एक साथ बैठे थे। माहौल शांत था। हाचिया योनजावा के बहुत करीब बैठी थी, डिस्कम्फर्ट का कोई साइन नहीं दिखा रही थी। उसकी तरफ से उसने सोचा कि एक साथ खाना इतना बुरा भी नहीं था। हालांकि उसने चुपचाप खुद से एडमिट किया कि वो सिर्फ एक के लिए खाना लाया था। एंथुजियाज्म के साथ यूजुकी ने अपना लंच बॉक्स उठाया और प्राउड स्माइल के साथ डिक्लेयर किया कि उस दिन चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी मॉम ने हाचिया का लंच बनाया था। ये सुनकर योनजावा ने बस जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसने और कुछ नहीं कहा। इंटरनली यूजुकी की आंखें इंटेंसिटी से चमक रही थी। मेंटली वो कन्विक्शन के साथ चिल्लाई कि हाँ सही है। जो लंच वो लाई थी वो अपने आप में एक डिक्लेरेशन था। एक डबल लेयर्ड बेंटो बॉक्स जो चमकते हुए केयरफुली अरेंज्ड किए गए फ्राइड चिकन से भरा था। उस दिन घर का लंच मतलब एक चीज और सिर्फ एक चीज, फ्राइड चिकन जो 2 फुल लेयर्स में स्टैक किया हो। यूजुकी ने फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ सोचा कि वो हाचिया का पेट इतना भर देगी कि किसी और चीज के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वो सॉरी थी, लेकिन उसका गोल सिर्फ उसे खिलाना नहीं था। वो चाहती थी कि योनजावा हार की चुभन महसूस करे। इस बीच योनजावा शांत रहा, उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने कैजुअली अपना लंच बॉक्स निकाला। अंदर याकीसोबा था, सिंपल नूडल्स लेकिन अच्छे से बने हुए। बिना इस बारे में ज्यादा सोचे उसने उन पर मेयोनीज डालना शुरू कर दिया, जैसे कि इनमें से किसी भी चीज का उस पर जरा भी असर न हो रहा हो। हाचिया चुपचाप देखती रही, कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह योनजावा के खाने पर टिकी हुई थी। भले ही वो बोली नहीं थी, लेकिन ये ऑब्वियस था कि वो एब्सोल्यूट फोकस के साथ अटेंशन दे रही थी। तभी यूजुकी ने सीन नोटिस किया। इंटरनली उसे झटका लगा। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हाचिया मेयोनीज की एक सिंपल स्ट्रीम को इतने इंटेंस तरीके से घुर रही थी। ये देखकर उसने वापस अपने लंच को देखा। उसे तब याद आया कि फ्राइड चिकन बिना किसी शक के हाचिया का फेवरेट खाना था, इसलिए वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ। हाचिया ने लंच सीधे उसके हाथों से छीन लिया। यूजुकी जम गई, रेजिग्नेशन और सर्टेनिटी का मिक्स फील करते हुए। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि उसे हमेशा से पता था हाचिया योनजावा का खाना प्रेफर करती थी। हालांकि वो अजम्पशन सेकंड्स में घुल गया। उसके सरप्राइज के लिए हाचिया ने खाना अपने लिए नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपना बेंटो योनजावा के करीब लाई और बिना कुछ कहे दोनों लंचेस के कंटेंट्स को मिक्स करना शुरू कर दिया। अपनी चॉपस्टिक्स पकड़कर उसने इंग्रेडिएंट्स को पूरी आसानी से मिला दिया, अपने आसपास के हैरान चेहरों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। योनजावा ने उसकी तरफ देखा, बैफल्ड होकर। अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि इस जेस्चर का क्या मतलब था। इस दौरान यूजुकी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने सब कुछ मिक्स कर दिया था। वो मुश्किल से रिएक्ट कर पाई, डिसबिलीफ में बड़बड़ाते हुए कि उसका प्यारा फ्राइड चिकन अब याकीसोबा में एब्जॉर्ब हो चुका था। उसके बगल में योनजावा भी वैसी ही फीलिंग शेयर कर रहा था। एक धीमी आवाज में उसकी आंखें ब्लैंक थीं। उसने अफसोस जताया कि उसका याकीसोबा भी उस फ्यूजन में गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हच्चा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी चॉपस्टिक्स मजबूती से पकड़ी और अपनी आंखें खाने पर टिका कर रखीं। पूरी सीरियसनेस के साथ और बिना किसी हेजिटेशन के उसने खाने की तैयारी की और बिना किसी देरी के जोर शोर से नूडल्स को स्लर्प करना शुरू कर दिया। वो जोर से स्लर्प कर रही थी। उसकी एग्जैजरेटेड आवाजें एक जेन्युइन भूख को दर्शा रही थीं। ऐसा लग रहा था उसे कोई रोक नहीं सकता। योनजावा ने इंटरवीन करने की कोशिश की। शायद वो पॉइंट आउट करना चाहता था कि उसने अभी क्या किया या कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। बस कुछ ही सेकंड्स में वो कंटेनर पूरी तरह से खाली हो गया। फिर हच्चा रुकी, जैसे किसी ट्रांस से बाहर आई हो। उसने अपनी आंखें खोली, अपने किए पर हैरान होते हुए, और एक स्वीट और थोड़ी एम्बैरेस्ड लुक के साथ एक उंगली से अपने होठों को छुआ और अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने एडमिट किया कि उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। उसने बस सब कुछ खा लिया था। यूजुकी ने नीचे देखा, गिल्ट से पूरी तरह दब चुकी थी। उसे लगा कि ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने ही तीनों को एक साथ खाने का सजेशन दिया था। शायद ये उतना अच्छा आइडिया नहीं था। हालांकि योनजावा ने इसे अलग तरीके से देखा। अंदर ही अंदर उसे लगा कि ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। अगर कोई इतनी ईगरनेस और सिंसियरिटी के साथ खा सकता है, इस हद तक कि सब कुछ और भी ज्यादा डिलिशियस लगने लगे, तो शायद उसकी भी एक वैल्यू थी।
उसके पर्सपेक्टिव से ये रिस्पेक्ट डिजर्व करता था। यूजुकी उसे चुपचाप देख रही थी, ये सोचते हुए कि क्या सच में योनजावा का दिल उससे भी बड़ा है जितना वो दिखता है। हच्चा अभी भी थोड़ा खाना अपने मुंह में लिए हुए दोनों की तरफ देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन टेंडरनेस, एम्बैरसमेंट और काम का एक मिक्स था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जेस्चर्स उसके लिए बोल रहे थे। वो तीनों एक साथ बैठे रहे। फिर एक ज्यादा रिलैक्स टोन में यूजुकी ने योनजावा को अपने बेंटो के बॉटम में बचा हुआ कुछ खाना ऑफर किया। उससे थोड़ा सरप्राइज होकर बिना ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसे एक्सेप्ट किया और इस जेस्चर के लिए उसे थैंक यू कहा। हच्चा हमेशा की तरह चुप रही। यूजुकी उसकी तरफ मुड़ी और डांट और प्यार के मिक्स के साथ पॉइंट आउट किया कि उसके मुंह में अभी भी खाना है। भले ही लंच थोड़ा कियोटिक रहा, अनएक्सपेक्टेड और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल था, पर कम से कम उन्होंने इसे एक फ्रेंडली वे में शेयर किया। इस बीच कहानी कूजी की तरफ शिफ्ट होती है, जो योनजावा का बचपन का दोस्त है, और उसने रिसेंटली योनजावा में नोटिस किए गए चेंजेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने रिमार्क किया कि वो योनजावा को हमेशा से एक इनडिफरेंट, रिजर्व्ड इंसान के रूप में जानता था, एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों से या सर्कमस्टांसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया था। अब योनजावा उस वेल नोन गर्ल हच्चा में इंटरेस्ट दिखाता हुआ लग रहा था। कुजी ने सोचा कि उसे एलिमेंट्री स्कूल से जानने के बावजूद उसे कभी उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर वो दिन आया जब योनजावा ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने उसके पास आकर एक फेवर मांगा। स्पेसिफिकली उसने कूजी को कुछ लड़कियों को पढ़ाई में हेल्प करने के लिए कहा। उसने ये डायरेक्टली कहा, जैसे उस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन कूजी के लिए ये पूरी तरह से आउट ऑफ कैरेक्टर था। आखिरकार योनजावा फेवर मांगने वालों में से नहीं था। उसे उस तरह एक्ट करते देखकर कूजी पजल्ड रह गया। और हाँ, कूजी स्मार्ट था, शायद इसीलिए योनजावा ने उसे अप्रोच किया था। फिर भी इस पूरी सिचुएशन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यूजुकी अपनी तरफ से वो भी थोड़ी वरिड लग रही थी। अपने हाथों में कुछ लो स्कोरिंग टेस्ट्स पकड़े हुए उसने उन्हें कूजी को सौंपे और एक्सप्लेन किया कि अगर हच्चा इस साल फेल हो गई तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और ये वो चीज़ थी जो वो किसी भी हाल में होने नहीं देना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो चारों लाइब्रेरी में जमा हो गए। योनजावा, कूजी, यूजुकी और हच्चा एक साथ बैठे थे, किताबों से घिरे हुए एक ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करते हुए। कूजी ने सीन को क्यूरियोसिटी और अम्यूजमेंट के मिक्स के साथ ऑब्जर्व किया। उसके नज़रिए से अब चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी थीं। अपने इनक्विजिटिव नेचर से मजबूर होकर कूजी एक डायरेक्ट सवाल को रोक नहीं पाया। वो जानना चाहता था कि क्या हच्चा का कोई बॉयफ्रेंड है। यूजुकी का रिएक्शन इमीडिएट था। उसने एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपना ही एक सवाल वापस पूछ लिया, वो आखिर क्यों जानना चाहता है। कूजी ने बिना डरे आराम से जवाब दिया। उसने कहा कि वो बस ये सोच रहा था कि योनजावा और हच्चा के बीच कैसा रिलेशनशिप है। कुछ भी क्लैरिफाई करने से दूर इस रिस्पॉन्स ने यूजुकी को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। कूजी ने तब अपना पॉइंट ठीक से एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया। उसने कहा कि योनजावा ने कभी किसी में इंटरेस्ट शो नहीं किया था। वो ऐसा इंसान था जो अपनी ही धुन में जीता था, दूसरे लोगों के बिजनेस में बिना इंटरफेयर किए, जो उसे घुलने मिलने में ईजी बनाता था। हालांकि जब से हच्चा उसके बगल में बैठने लगी तब से कुछ बदलना शुरू हो गया था। कूजी के अनुसार योनजावा ह्यूमैनिटी के साइंस दिखाने लगा था, जैसे कि धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता जा रहा हो। यूजुकी थोड़ी पजल्ड होकर सुन रही थी, श्योर नहीं थी कि उसके कहने का क्या मतलब है। तभी कूजी को याद आया कि योनजावा जूनियर हाई के दिनों में कैसा हुआ करता था। वो बहुत ज़्यादा सीरियस, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ और सब चीज़ों से दूर रहता था। ऑनेस्टी के इस मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए यूजुकी ने पॉइंट आउट किया कि हच्चा भी रिसेंटली बहुत बदल गई है। उसने उसमें छोटी छोटी नई डिटेल्स नोटिस की थीं। उसकी स्किन और रेडिएंट लग रही थी, उसकी खुशबू और भी प्लेजेंट हो गई थी, उसकी आई लैशेस पहले से लंबी लग रही थीं और उसकी आंखें ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक स्पेशल ऑरा रेडिएट कर रही हो। जवाब में कुजी ने एक रेवरेंट टोन के साथ एक शब्द बड़बड़ाया, फेरोमोन्स। तभी योनजावा ने उन्हें सख्ती से इंटरप्ट किया, उन्हें बातें बंद करने और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए डांटा। कुजी थोड़ा शर्मिंदा तुरंत माफी मांगा, फिर भी किसी और चीज ने उसका ध्यान खींचा। हाचिया पूरी तरह अनमोटिवेटेड थी। अपनी चेयर पर झुकी हुई वो एक बेजान बोरे की तरह लटकी हुई थी। एक पेंसिल उसकी नाक से झूल रही थी, जैसे उसका दिमाग मीलों दूर हो। ये देखना आसान था कि उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। कुजी सीन देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाया। यूजुकी भी जोर से हंस पड़ी। वो दोनों उसे अम्यूज होकर देख रहे थे जब कुजी ने फुसफुसाया कि हाचिया ने आगे बढ़ने की इच्छा पूरी तरह खो दी है। यूजुकी अभी भी हंसते हुए कंफर्म किया कि उसका एक्सप्रेशन एक कंप्लीट डिजास्टर था। अचानक योनजावा ने अपनी आवाज़ उठाई, हाचिया को जागने के लिए चिल्लाया।
ये नोटिस करते हुए कि वो सो गई थी, पेन उसके हाथ से फिसल गया जैसे ही वो आगे झुकी, गहरी नींद में। शांति से योंजावा उसके पास गया और पॉइंट आउट किया कि उसने अपना पेन गिरा दिया है। उसने उसे जेंटल आवाज के साथ एनकरेज करने की कोशिश की, उसे बस थोड़ा और पुश करने के लिए कहा। कुजी खामोशी में देख रहा था, जेन्युइनली सरप्राइज्ड। उसने योंजावा के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन पहले कभी नहीं देखा था। उसके दिमाग में ख्याल साफ था, उसने उस पर वो चेहरा कभी नहीं देखा था, और उस पल में उसे रियलाइज हुआ कि शायद, बस शायद, जो इंसान आखिरकार योंजावा की इंडिफरेंस की दीवार तोड़ सकता था, वो अनएक्सपेक्टेड रूप से उसके जैसी लड़की थी। फिर योंजावा ने एक छोटा सा जेस्चर किया। उसने हाचिया की नोटबुक पर कैंडी का एक छोटा टुकड़ा रखा और उसे कहा कि अगर वो इसे खाएगी तो शायद वो थोड़ी देर और टिकी रहेगी। हाचिया ने उसे स्वीटली देखा और मुस्कुराई, छोटे से जेस्चर से खुश, ग्रेटफुल और डिलाइट के साथ खाने लगी। हालांकि योंजावा ने कुछ अजीब नोटिस किया। कुजी की नज़र उसे अनईजी कर रही थी। उसने डायरेक्टली पूछा कि उसके साथ क्या सीन है, क्योंकि वो काफ़ी देर से खुद ही मुस्कुरा रहा था। कुजी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस जवाब दिया कि कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि एग्जैक्टली क्या था। वो प्यार की खुशबू थी, वो किस्म जो सिर्फ एक दोस्त पहचान सकता था। बाद में टेंशन पूरी तरह गायब हो गई। युजुकी ने एक्साइटेडली सेलिब्रेट किया, अपने टेस्ट रिजल्ट सरप्राइज और खुशी के मिक्स के साथ दिखाते हुए। वो हंसी, कहते हुए कि वो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी, लेकिन एंड में मुश्किल से पास हो गई। पूरे ग्रुप ने रिलीफ शेयर किया। ये करीबी मामला था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया था। योंजावा ने कमेंट किया कि रिजल्ट बिल्कुल एज पर था, लेकिन फिर भी ये एक रियल रिलीफ था। एग्जाम रिजल्ट्स की शेयर्ड खुशी के बीच वो युजुकी थी जिसे अचानक एक आइडिया आया, उतना ही नेचुरली जैसे कि वो दुनिया की सबसे ऑब्वियस चीज़ हो। उसने संडे को सेलिब्रेशन पार्टी रखने का सजेस्ट किया जिसमें सब इनवाइटेड होंगे। इस प्रपोजल ने योंजावा को ऑफ गार्ड पकड़ लिया और वो रुका, कंफ्यूज्ड। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए उसने थोड़ा अनसर्टेन होकर पूछा कि क्या वो एक्चुअली इनवाइटेड है। हाचिया अपनी तरफ से क्लियरली एक्साइटेड थी, उसका एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहा था। वो किसी और से ज़्यादा इस आइडिया के बारे में एंथुजियास्टिक थी। आखिरकार संडे आ गया। योंजावा अकेले रिलैक्स्ड पेस पर शहर में चला। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने रिफ्लेक्ट किया कि छुट्टी के दिन दोस्तों को देखना उसके लिए कितना अनयूजुअल था। इतना लंबा समय हो गया था कि वो ऐसे बाहर गया था। वो पल ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन देखकर उसमें कुजी और युजुकी के मैसेजेस देखे। दोनों बता रहे थे कि वो लेट होंगे। एक अभी उठा था, दूसरे ने माफ़ी मांगी। योंजावा के लिए कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, जो पहले ही डिलेज एक्सपेक्ट कर चुका था। वेट करते हुए किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। भीड़ के बीच एक फिगर साफ स्टैंड आउट कर रहा था। पहले उसने टॉल बूट्स का एक पैर नोटिस किया, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, वो जम गया। उसके सामने खड़ी थी हाचिया। हालांकि उसने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन वो जो देख रहा था उसे प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था कि वो कौन है। बात ये थी कि उसका अपीयरेंस रैडिकली डिफरेंट था। वो एक फुल फ्लेजेड ग्यारू की तरह ड्रेस थी, फ्लैशी कपड़े, बोल्ड स्टाइल और एक कॉन्फिडेंस जो हर कदम से रेडिएट कर रहा था। उसका पहला ख्याल सिंपल था, वो बड़ी लग रही थी। लेकिन जैसे उसने और गौर से देखा, वो एक ज़्यादा ऑनेस्ट कंक्लूजन पर पहुंचा। उसे उस तरह ड्रेस करने में ज़रा भी शर्म नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था, उसने उसे ऑलमोस्ट भुला दिया था, लेकिन अब ये उसे फिर से क्लैरिटी के साथ हिट किया। हाचिया-सान बिना किसी शक के ग्यारू थी। उस पल में उसने सोचा कि क्या वो सच में वही लड़की थी। भले ही सिर्फ उसका अपीयरेंस बदला था, ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे पहली बार मिल रहा हो। इससे पहले कि वो उसे ग्रीट कर पाता, उसने नोटिस किया कि वो एक रेस्टोरेंट को गौर से घूर रही थी। उसका ध्यान पूरी तरह उस जगह पर फोकस था, और उस पल में योंजावा समझ गया कि हाँ, ये अभी भी हाचिया-सान ही थी। वो शांति से उसके पास गया और उसका ध्यान खींचने के लिए पुकारा। क्योंकि बाकी लोग लेट हो रहे थे, उसने वेट करते हुए कुछ खाने के लिए अंदर जाने का सजेस्ट किया। फैसला जल्दी हुआ, दोनों मान गए और रेस्टोरेंट के अंदर गए। जल्द ही रामेन टेबल पर आ गया। गरम रिच अरोमा ने हवा को कंफर्टिंग फीलिंग से भर दिया। एक वेटर ने उन्हें वार्न किया कि सूप गर्म है और उन्हें केयरफुल रहने को कहा। हाचिया ने नेचुरली अपना चॉपस्टिक्स उठाया और खाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक रिस्पेक्टफुल जेस्चर में अपने हाथ जोड़े, चुपचाप खाने के लिए धन्यवाद किया। फिर धीरज के साथ उसने नूडल्स को ठंडा करने के लिए फूंक मारना शुरू किया और उन्हें शांति से स्लर्प किया, हालांकि गर्मी अभी भी नोटिसेबल थी। योंजावा बस उसे चुपचाप देख सका जैसे वो खा रही थी। एक नूडल उसके स्लर्प करने से खिंचकर सीधा उसके पेट पर उछल कर गिरा। रिएक्शन इंस्टेंट था। हाचिया ने एक तेज चीख मारी, चिल्लाई कि ये जल रहा है। वो अपनी सीट में मचल गई गर्मी से डेस्परेशन में अपने हाथ हिलाते हुए। योंजावा उछल पड़ा, चौंक गया। बिना सोचे उसने कुछ यूजफुल ढूंढा, खुद से बड़बड़ाते हुए कि उसे इसे सुखाना होगा।
उसने एक नैपकिन पकड़ा और बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे रुके उसका पेट सीधे साफ करना शुरू कर दिया। जब तक वो ये कर रहा था तब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। वो अचानक रुका, तुरंत माफी मांगी, कहा कि ये एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था और पूछा कि क्या वो ठीक है। हाचिया ने अपनी नजरें झुका ली, विजिबली शर्मिंदा। उसका चेहरा ब्राइट रेड था और एक शांत आवाज के साथ अभी भी अपने पेट को छूते हुए उसने रिस्ट्रेंड सीरियसनेस के साथ जवाब दिया कि अभी भी गर्म था। सीन जेंटली बदला। रामेन बाउल खाली था, चॉपस्टिक्स और स्पून ऊपर रखे हुए थे। उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया था। वो रेस्टोरेंट से निकलकर बगल में चल रहे थे। योनजावा ने खामोशी में रिफ्लेक्ट किया। ये एक ऑकवर्ड मोमेंट रहा था, उस तरह की सिचुएशन जिसे हैंडल करना वो नहीं जानता था। अचानक वो रुका। उसने बाकी ग्रुप को आते हुए देखा। उसने सरप्राइज के साथ एक्सक्लेम किया। ऑलमोस्ट उसी समय हाचिया ने डिस्क्रीटली अपना पेट दबाया, अपने फूले हुए पेट को छुपाने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि कोई कुछ भी नोटिस करे। युजुकी और कुजी घबराते हुए पहुंचे, लेट होने के लिए माफी मांगते हुए। उन्होंने कहा कि वो वहां पहुंचने के लिए इतना भागे कि एक्चुअली भूख लग गई है, लेकिन उन्हें देखकर उन्होंने शॉक में पूछा कि क्या योनजावा और हाचिया ने पहले ही खा लिया था। ये सब तब हुआ जब हाचिया सटली अपना पेट दबाती रही, जैसे कि रामेन और पहले का पूरा सीन कभी हुआ ही नहीं था। अपने एंथुजियाज्म को खोए बिना युजुकी ने एनर्जेटिकली अपनी मुट्ठी उठाई और सजेस्ट किया कि वो डेजर्ट बुफे चलें, तुरंत ग्रुप का कोर्स बदलते हुए। कुजी सजेशन से एनकरेज होकर खुशी से मान गया। उसे याद भी आया कि वहाँ सेवरी ऑप्शंस थे और उसने एडमिट किया कि वो एब्सोल्यूटली भूखा है। दूसरी तरफ योनजावा ने एग्जॉस्टेड एक्सप्रेशन के साथ कन्फेस किया कि वो पहले ही इतना फुल फील कर रहा है कि कुछ और नहीं खा सकता। इस बीच हाचिया ने खामोशी में ऑब्जर्व किया, थोड़ा सलाइवेट करते हुए, जिसने ये साफ कर दिया कि उसके वर्बल इनकार के बावजूद स्वीट्स की क्रेविंग अभी भी बहुत प्रेजेंट थी। कुछ पलों बाद वो बुफे प्लेस के सामने पहुंचे। स्टोर फ्रंट ने फ्लेवर्स के पैराडाइज का वादा किया और अंदर की बड़ी टेबल ने से कंफर्म किया। ये केक्स, कलरफुल पार्फेज, मॉन्ट ब्लैंक्स और कपकेक से भरा था, जो केयरफुली डेकोरेट किए गए थे। ऐसा नज़ारा देखकर युजुकी ने एक एक्साइटेड एक्सक्लेमेशन निकाला, जबकि हाचिया आंखें चमकते हुए डिक्लेयर किया कि सब कुछ डिलिशियस लग रहा है। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचे, युजुकी इतनी सारी वैरायटी के सामने रुक गई। इतने सारे ऑप्शंस देखकर वो ओवरवेल्म्ड थी। धीमी आवाज में उसने सोचा कि उसे कहां से शुरू करना चाहिए। उसने सोचा कि फ्रूट से शुरू करना अक्लमंद होगा, हालांकि उसे डर था कि वो जल्दी फुल न हो जाए। उसने कई बार अपना मन बदला, यहां तक कि पहले राउंड में हर चीज ट्राई करने और फिर अपने फेवरेट्स रिपीट करने का सोचा, मगर ऑप्शंस इतने ज्यादा थे कि वो और इंडिसाइसिंग हो गई। तभी उसने नोटिस किया कि हाचिया पहले ही डिजर्ट से भरी ट्रे लेकर वापस आ चुकी है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम किया था। उसे देखकर युजुकी ने खुद से कहा कि हमेशा की तरह हाचिया बहुत डिसाइसिव थी। उस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ने उसे याद दिलाया कि कैसे हाचिया और योनजावा तब बिहेव करते थे जब वो साथ पढ़ते थे। क्यूरियोसिटी की वजह से युजुकी ने हाचिया से पूछा कि क्या वो आजकल योनजावा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल नहीं रही है। थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करने के बाद उसने धीरे से इशारा किया कि क्या वो उसे पसंद करती है। मगर इससे पहले कि हाचिया जवाब देती, युजुकी नर्वसली हंसी और जल्दी से इस आइडिया को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल है और वो उसका टाइप नहीं है। इस पर हाचिया खामोश रही। युजुकी ने उसे करीब से देखा और हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी दोस्त का चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। तब उसे रियलाइज हुआ कि शायद यहाँ सच में कुछ और बात है। सरप्राइज इतना था कि वो अपनी आवाज उठाए बिना नहीं रह सकी जब उसने हाचिया के चेहरे पर वो शर्मीली लड़की वाला लुक देखा। उस नजर ने कोई शक नहीं छोड़ा। उसका शक सच हो रहा था, जिसने उसे थोड़ा हिला दिया। युजुकी ने उसे बहुत ज्यादा डिजर्ट्स लेने के लिए डांटा। उसने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन ये भी समझा कि हाचिया का एटीट्यूड तभी बदला जब योनजावा का जिक्र हुआ। मिठाइयों का पहाड़ पकड़े हुए हाचिया शांत रही। उसका सुकून उस केयोटिक शुगर माउंटेन के बिल्कुल ऑपोजिट था जो उसने जमा किया था। युजुकी ने उसे खामोशी में देखा, ये मानते हुए कि आखिरकार उसने बात समझ ली है। उस पल कुजी ने खाने का पहाड़ देखकर हैरानी से पूछा कि क्या हाचिया-सान ने ये सब लिया है। योनजावा ने ज्यादा हैरान न होते हुए रिमार्क किया कि हाचिया इंप्रेसिव थी। हमेशा की तरह हाचिया ने खाना शुरू करने से पहले पोलाइटली अपने हाथ जोड़े। उसने बिना रुके डोनट्स, कपकेक्स और हर तरह की स्वीट्स खाना शुरू किया, जबकि उसके गाल इतना चबाने से फूल गए थे। फिर योनजावा ने थोड़ा सीरियस होकर उन्हें याद दिलाया कि बफे में कई राउंड्स में खाया जाता है, एक साथ नहीं, और वॉर्न किया कि कोई तरीका नहीं है कि वो ये
ये सब इस तरह खत्म कर सकेगी। तब यूजुकी ने समझाया कि हाचिया ने बहुत ज़्यादा खाना तभी परोसना शुरू किया जब उन्होंने योन्जावा के बारे में बात की। योन्जावा ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में उसके बारे में बात कर रहे थे। उस पल हाचिया उसकी तरफ मुड़ी। एक शर्मीले मगर चुलबुले एक्सप्रेशन के साथ उसने अपने गाल पर उंगली रखी और जवाब दिया कि वो उसे नहीं बताएगी। इस रिएक्शन ने योन्जावा को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। नेचुरली उसने पॉइंट आउट किया कि उसके चेहरे पर क्रीम लगी है। दूर से यूजुकी खामोशी में ये सीन देख रही थी और मेस्मराइज्ड होकर खुद से बड़बड़ाई कि हाचिया उस मोमेंट में कितनी डैज़लिंग लग रही है। इस बीच योन्जावा हाचिया को गौर से देख रहा था जब उसने शांति से अपनी जबान से क्रीम साफ की, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इस तरफ स्कूल के सॉकर फील्ड पर स्टूडेंट्स का एक ग्रुप प्रैक्टिस मैच खेल रहा था। काकामोटो जो नंबर 10 जर्सी पहने था थककर हाफ रहा था। दूर से यूजुकी उसे देख रही थी, अपने हाथों पर झुकी हुई और आंखों में चमक लिए। उसने सोचा कि वो बहुत अट्रैक्टिव है। थोड़ी देर बाद स्कूल की बिल्डिंग की बालकनी से यूजुकी और हाचिया फील्ड की तरफ देख रही थी। नर्वसली यूजुकी ने कॉमेंट किया कि वैसे भी हाचिया के पास अब योन्जावा है,